आज का जो हमारा टॉपिक है वो आरओ एआरओ स्पेशल और यूपी पीसीएस स्पेशल पर आधारित है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कठोर संविधान, एकल संविधान, शक्तियों का विभाजन, आपातकालीन उपबंध और संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता उपरोक्त में से कौन से भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को प्रदर्शित करते हैं? पहला ऑप्शन है 1 2 3 4 5, दूसरा है 1 2 3 5, तीसरा है 1 2 4 या फिर 1 3 5। संविधान की संघीय विशेषता को, संविधान की संघीय व्यवस्था को कौन प्रदर्शित करते हैं? इसके ऑप्शन के आधार पर कठोर संविधान है, एकल संविधान है या फिर कूट के आधार पर इनको चयनित करना है। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, क्योंकि संघीय व्यवस्था के लिए कठोर संविधान का होना आवश्यक है और शक्तियों का विभाजन होना आवश्यक है और संविधान की सर्वोच्चता होना आवश्यक है, क्योंकि संघ और राज्य दोनों को समावेशित करते हुए लेकर चलना होता है, इसलिए कठोर संविधान की आवश्यकता होती है। और राज्य और केंद्र दोनों अलग अलग कानून बनाते हैं, इसलिए शक्तियों का विभाजन होना भी आवश्यक है और संविधान की सर्वोच्चता होना तो अति आवश्यक है, इसलिए 1 3 5 इसका ऑप्शन सही है। संविधान भारत के बृहद आकार, एक बड़े आकार और सामाजिक विविधता के कारण जो है वो संघीय संविधान को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है? भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो किस मॉडल पर आधारित है? संघीय मॉडल जो है भारत का जो है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। मतलब कहेंगे केंद्र राज्य संबंध जो है वो कनाडा के संविधान से लिए गए हैं, जिसके अनुसार केंद्र मजबूत है और केंद्र की अपेक्षा राज्यों की स्थिति कमजोर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियां, अनुच्छेद 250 आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति, और चौथा है 253 अंतरराज्यीय नदियों से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय। तो इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है, कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, उसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय नदियों से संबंधित जो मामले हैं, अंतरराष्ट्रीय नदियों से विवादों संबंधित जो मामले हैं उसके लिए अनुच्छेद 263 आता है, ना कि 253, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है इसका गठन सरकारिया आयोग के गठन की सिफारिश पर किया गया था और सर्वप्रथम इसका गठन सन 1990 में किया गया था। इस आधार पर आपको बताना है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है, कि कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? इसका जो सही आंसर है वो है ए और दोनों, कि इसका गठन जो है 1990 में किया गया था और अंतरराज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश सरकारिया आयोग की सिफारिश पर की गई थी, और सरकारिया आयोग का जो गठन है वो 1983 में किया गया था। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की संसदीय प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में कौन सा अंतर का एक बिंदु है? नामी की मुआतिब कार्यपालिका, शैडो कैबिनेट, सामूहिक उत्तरदायित्व या द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो कौन सा जो है वो ब्रिटेन की संसद और भारत की संसद में एक महत्वपूर्ण अंतर है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है शैडो कैबिनेट, क्योंकि नामिक और वास्तविक कार्यपालिका भारत में भी है, ठीक है, और सामूहिक उत्तरदायित्व भारत के लोकतंत्र में भी है। द्विसदनीय व्यवस्था
भारत में जैसे लोकसभा और राज्यसभा है वैसे ही ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो इसका सही जो आंसर है वो बी है कि सबसे प्रमुख अंतर यही है। अगला प्रश्न है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून कब बना सकती है। ऑप्शन है जब राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि अमुक विषय राष्ट्रहित में है, दूसरा है राष्ट्रीय आपात के दौरान, तीसरा अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के संबंध में, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो संसद जो है वो राज्य सूची के संबंध में कानून कब बना सकती है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, ठीक है, इसके जो कथन है वो तीनों सही हैं। इस आधार पे चौथा ऑप्शन पूर्णतया सही है। जब संसद सभा यह घोषणा कर दे आर्टिकल 249 के तहत यह घोषणा कर देती है, तब राज्यसभा कह दे कि कोई विषय जो है वो राष्ट्रहित में है 2/3 बहुमत से, तो संसद राज्य सूची के विषय पर ही कानून बना सकती है। सूचियां जो है वो 3 प्रकार की हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची पर कानून राज्य बनाता है, और समवर्ती सूची पर दोनों बनाते हैं, राज्य और केंद्र दोनों। अगर किसी स्थिति में किसी कानून को लेकर राज्य और केंद्र में टकराव उत्पन्न होता है तो केंद्र का कानून ही सर्वोपरि माना जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल के समाप्त होने तक प्रभावी रहता है। मतलब कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है और संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना देती है तो कानून जो है वह कानून आपातकाल के समाप्त होने के कितने दिन तक प्रभावी रहता है। ऑप्शन है 1 वर्ष, ऑप्शन है 6 माह, सी समाप्त हो जाता है, और चौथा है कि सदैव बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही आंसर है वो है 6 माह, कि 6 माह तक वह प्रभावी रहता है। अगर आपातकाल के दौरान अगर संसद ने कोई कानून बनाया है तो आपातकाल समाप्त होने के अधिकतम 6 माह तक ही वह प्रभावी रह सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूची और उन पर आयोग के बारे में विचार करना है कि कौन से आयोग का गठन कब किया गया। ऑप्शन है राजमन्नार आयोग, सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, ठीक है, या फिर प्रशासनिक सुधार आयोग। ये 4 आयोग हैं, इनके गठन के वर्ष की बात की गई है कि राजमन्नार का गठन कब किया गया, सरकारी आयोग का कब किया गया, और पुंछी आयोग का कब किया गया, और प्रशासनिक सुधार का कब किया गया। और जो सारे आयोग जो हैं, चारों जो आयोग हैं, ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। अगर कोई प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग केंद्र राज्यों से संबंधित नहीं है, तो निम्नलिखित राजमन्नार आयोग, सरकारी आयोग, पुंछी आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग हैं, ये चारों जो हैं केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित हैं। तो राजमन्नार आयोग जो है उसका गठन जो है वो किया गया था 1969 में, सरकारी आयोग 1983 में, पुंछी आयोग 2007 में और केंद्र प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में। तो इस प्रकार से इनका गठन किया गया है। तो कूट के आधार पर जो हमारा सही आंसर होगा वो है आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। प्रत्येक राज्य की रक्षा करें कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 352। इसका सही जो आंसर है वो है अनुच्छेद 355। 61 में जो है वो है राष्ट्रपति का महाभियोग। महाभियोग। अनुच्छेद 349 राजभाषा से संबंधित है और 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है
कि क्षेत्रीय परिषद के संबंध में कौन सा कथन एक असत्य है? कि यह एक संवैधानिक निकाय है, इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार का गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है और इसकी प्रकृति सलाहकारी है। तो इसके आधार पर इसमें कौन सा कथन जो है वो पूर्णतया असत्य है। इसका जो सही आंसर है वो आपका है बी, कि इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदें जो हैं वो एक प्रकार की कह सकते हैं संवैधानिक निकाय होती हैं, ना कि संवैधानिक। इनका गठन संसद के द्वारा एक अधिनियम बनाकर किया गया था और देश को 5 क्षेत्रों में इन्हें विभाजित किया गया है और केंद्र सरकार का गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। इनकी प्रकृति जो है वो सलाहकारी होती है, ना कि बाध्यकारी होती है। तो ये थे क्षेत्रीय परिषद के बारे में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति के अनुसार किसी दंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है। किस दंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है? परिहार में, लघुकरण पे, विराम पे या फिर प्रतिलंब पर? मृत्युदंड के मामले में कौन सी रोक लगा सकता है? जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है वो आर्टिकल 72 में आती है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमाकालीन शक्ति का वर्णन दिया गया है और राष्ट्रपति को कुल मिला के 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं। 5 प्रकार की क्षमा शक्तियां दी गई हैं: क्षमा, लघुकरण, परिहार, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रतिलंब। 4 तो ये दी गई है, 5वीं है क्षमा। ये 5 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। क्षमा का मतलब होता है दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदला जाता है। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। और विराम क्या है? दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किसी परिस्थिति के वश कम कर देना। और प्रतिलंब का मतलब होता है किसी दंड को अस्थायी तौर पर रोक लगाना। तो इसका सही जो आंसर है कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की किस शक्ति के अनुसार किसी दंड के ऊपर अस्थायी रोक लगा सकता है, तो आपका सही आंसर जो होगा प्रतिलंबन होगा। प्रविलंबन, ठीक है। प्रविलंबन में अस्थायी तौर पर रोक लगाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति की वीतो शक्ति, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग और राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः चुनाव की अर्हता या योग्यता। तो ये कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका जो सही आंसर है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 60 में ना देकर अनुच्छेद 56 में दिया गया है, जबकि 60 में जो है वो राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है। इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो गलत है। 56 में राष्ट्रपति की शपथ है और 60 में राष्ट्रपति के द्वारा 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है और 60 में राष्ट्रपति के द्वारा ली गई शपथ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? कि राष्ट्रपति के महाभियोग में दोनों सदनों के नामांकित सदस्य भी भाग ले सकते हैं। और दूसरा है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था वह महाभियोग में भाग नहीं ले सकते। अगर महाभियोग की बात की जाए, राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो अनुच्छेद 61 में दिया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन चलाकर अगर राष्ट्रपति ने किया है तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग का जो प्रारंभ है वो संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। संसद के किसी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन में किया जा सकता है और यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी, ना तो
पहला सही है और ना ही दोनों असत्य हैं, दोनों सत्य हैं, इसलिए इसमें जो है वो दोनों सही दिए गए हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि राष्ट्रपति के महाभियोग में दोनों सदनों के सदस्य भी भाग ले सकते हैं। ठीक है, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था वह महाभियोग में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसका एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसके लिए अनुच्छेद 54 निर्धारित है, जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, ना कि मनोनीत। विधान परिषद को इससे बाहर रखा गया, जबकि महाभियोग में केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं, ना कि विधानसभा के। इसलिए दूसरा कथन जो है वो पूर्णतया सही है और पहला भी है वही पूर्णतः सही, क्योंकि संसद के महाभियोग दोनों सदनों के नामांकित सदस्य भाग लेते हैं, क्योंकि नामांकित सदस्य में भाग नहीं लेते। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कि संसद की 17 वर्षांत की अवधि में राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के कितने समय बाद समाप्त हो जाता है? ऑप्शन है 1 वर्ष, 6 महीने, 3 महीने या 6 सप्ताह। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो आर्टिकल 123 के अंतर्गत 123 के अंतर्गत जारी करता है। ठीक है, जब संसद की सदन अपने सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून बना सकता है। वह कानून जो है वो 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कि अगर संसद ने इसे पारित नहीं किया है तो वह कानून 6 सप्ताह के अंदर समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है संवैधानिक संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति किस प्रकार की वीटो का प्रयोग कर सकता है? अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन से वीटो का प्रयोग कर सकता है? अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो या फिर कोई नहीं। राष्ट्रपति के पास संसद के द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो शक्ति प्राप्त है। ठीक है, लेकिन संवैधानिक संशोधन के मामले में राष्ट्रपति जो है वो उसको कोई भी वीटो प्राप्त नहीं है, वह हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। अगला प्रश्न है जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो वह अध्यक्ष पीठासीन होगा, अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, या लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेगा, या फिर मतों के बराबर होने की स्थिति में मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो इसका सही जो आंसर है कि संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष जो है वह पीठासीन नहीं होगा, मतलब वो अध्यक्ष से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करेगा। और जब कार्य नहीं करेगा, ठीक है, बाकी जो है वो असत्य है कि अध्यक्ष जब उसको हटाने का संकल्प होगा तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं हो सकता है। ठीक है, उसको सभा में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो होगा, लेकिन मतों के बराबर होने की दिशा में, मतों के बराबर होने की दिशा में, ठीक है, उसे मतदान निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। मतलब वह एक सदस्य के रूप में तो मतदान कर सकता है, लेकिन अध्यक्ष के रूप में मतदान नहीं कर सकता। मतलब अध्यक्ष संकल्प विचाराधीन होगा तो अध्यक्ष पीठासीन जो होगा या नहीं हो सकता, पीठासीन भी नहीं होगा, और लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है, और लेकिन मत बराबर के होने की स्थिति में जो अध्यक्ष के रूप में निर्णायक मत देता था वह केवल सदस्य के रूप में दे सकता है, ना कि अध्यक्ष के रूप में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, उपरोक्त में से किन मामलों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है? केवल 1-4, 1-4, 1-2-4, 1-3 या उपरोक्त सभी। इन चार जो विधेयक दिए गए हैं, इन चारों विधेयक में से किस विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है? इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है सी 1 और 3। ठीक है, संवैधानिक संशोधन और धन विधेयक पर। ठीक है,
धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। संयुक्त बैठक जो है वो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है और संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, बुलाता राष्ट्रपति, और इसके लिए अनुच्छेद 108 निर्धारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति कैग की रिपोर्ट की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करती है? प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, याचिका समिति या फिर सरकारी उपक्रम की समिति? निम्नलिखित में से कौन सी समिति सीएजी की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करती है? प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, याचिका समिति या फिर सरकारी उपक्रम समिति? इसका सही जो आंसर है वो है लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट की जांच करती है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अगला प्रश्न है, कथन और कारण पर आधारित है। पहला कथन है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास असीमित शक्तियां हैं, और दूसरा कारण है राज्यसभा को धन विधेयक पर 14 दिनों के भीतर स्वीकृति देनी होती है। तो कोड के आधार पर चयन करना है। ए और दोनों सही है तो आर ए की सही व्याख्या करता है, और ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। इसके आधार पर इसमें चयनित करना है। धन विधेयक की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 110 में दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है, जबकि राज्यसभा के लिए जो आर्टिकल है वो आपका 80 है। 80 में राज्यसभा है और 110 में धन विधेयक है। इसमें सही जो आंसर है कि ए गलत है, क्योंकि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास असीमित शक्तियां नहीं है, सीमित शक्तियां हैं। केवल 14 दिन तक वो आपसे रोक सकता है, बाकी सुझाव दे सकता है। सुझाव भी लोकसभा पर निर्भर करता है कि वह उन सुझावों को मानती है या नहीं मानती है। अगर 14 दिन तक पारित नहीं होता है तो विधेयक स्वतः पारित मान लिया जाता है। तो ए कथन गलत है और दूसरा जो है वो सही है, इसलिए डी ऑप्शन का जो है वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कि राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसको राष्ट्रपति की तरह महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति जो है वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का भारत का दूसरा सबसे बड़ा पद है और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, इसका वर्णन आर्टिकल 63 में दिया गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 64 में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और राष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा है, उसको राष्ट्रपति की तरह महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका ये कथन जो है वो गलत है कि राष्ट्रपति की तरह इसे महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। उपराष्ट्रपति की अवधि 5 वर्ष की होती है। इसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उसे राज्यसभा के द्वारा, ठीक है, राज्यसभा के द्वारा पूर्ण बहुमत से, अगर पूर्ण बहुमत है तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसलिए इसका यह कथन गलत है। इसे सही ऑप्शन जो है वो केवल एक है कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पूर्ण बहुमत के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत का वर्णन है, और दूसरा है, मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बिना प्रधानमंत्री की सलाह पर हटा सकता है। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 2 3, 2 3 या 1 3 या फिर 1 और 2? इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 और 2, क्योंकि अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध दिए गए हैं
और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि राष्ट्रपति जो है वो किसी भी मंत्री को बिना प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं हटा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किसी मंत्री को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ऑप्शन है 81वां संवैधानिक संशोधन, 91वें संवैधानिक संशोधन, 89 संवैधानिक संशोधन या 95वां संवैधानिक संशोधन। तो कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसमें प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? इसका सही जो आंसर है वो है आपका 91वें संवैधानिक संशोधन, और ये आया कब था? 2003 में। 2003 में आया था, जिसके अनुसार ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा से 15% अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 23 क्वेश्चन नंबर 23 कि उच्चतम न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जिसके अंतर्गत वह केंद्र व एक या एक से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद की स्थिति का निर्णय करती है, तो उसे क्या कहते हैं? सलाहकारी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो है मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं, कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वो अधिकार होते हैं जो जिनकी सुनवाई केवल और केवल उच्चतम न्यायालय करता है, कोई और न्यायालय अन्य न्यायालय नहीं कर सकता है। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसका मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 129, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अनुच्छेद 124, राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय में सलाह लेने की शक्ति, अनुच्छेद 143 और उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 131। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 124 में न होकर वो है अनुच्छेद 126 में। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो 126 सही है, 124 जो है वो पूर्णतया गलत है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए कथनों में से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, तो इसमें कौन सा सही है? पहला है राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है, दूसरा वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। मतलब कह सकते हैं कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता राज्यपाल है और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वह अपने पद पर ग्रहण करता है। वैसे राज्यपाल का कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए। आप दोनों सही है, ठीक है। और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। राज्यपाल का जो संविधान के भाग 6 में राज्यपाल का वर्णन है, जो अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक दिए गए हैं राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य विधान परिषद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को नामित नहीं कर सकता है? मतलब कि जो विधान परिषद में जो सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है वह किस व्यक्ति को नामित नहीं कर सकता है? समाज सेवा, साहित्य, पर्यावरण या फिर सहकारिता। पहली बार राज्यपाल जो कितने सदस्यों को राज्यपाल जो है विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को, जितनी सदस्यों की संख्या है 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता का ज्ञान हो, ठीक है, तो उन्हें व्यवहारिक ज्ञान हो तो उन्हें नामित कर सकता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, पर्यावरण, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को
सूचना प्रदान करने के संबंधित में राज्यपाल को सूचना प्रदान करने के संबंधित में मुख्यमंत्री का दायित्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 166, 163, 164 या फिर 167? इसका सही जो आंसर है वो है 167, क्योंकि 167 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह कि कार्यपालिका से संबंधित निर्णय के बारे में राज्यपाल को सूचित करें। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव विधान सदस्यों के द्वारा किया जाता है? 1/6, 1/12, 1/3 या 5/6? इसका जो सही आंसर है वो है 1/3, सी ऑप्शन का सही है कि विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा ही चुनाव जो होता है 1/3 लोगों का होता है। 5/6 जो है 1/6 जो होते हैं उनको राज्यपाल नामित करता है, राज्यपाल मनोनीत करता है। 1/12 जो है 1/12 जो है वो शिक्षक उन्हें चुनते हैं, और जो 5/6 होते हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और 1/3 जो है उनका विधानसभा के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो 1/3 है। अगला प्रश्न है, एक कथन है, दूसरा कारण है। पहला कथन है कि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन विघटन संसद कर सकती है। दूसरा है, इस तरह का कोई प्रस्ताव संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो पहला कथन है, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं विघटन संसद कर सकती है, या आर्टिकल 169 के अंतर्गत आता है, तो यह कथन पूर्णतया सही है। और आर कथन जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें साधारण बहुमत नहीं या 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तभी यह विधेयक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसलिए ए कथन सही है और आर कथन जो है वो पूर्णतया गलत है। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी विधानसभा सदस्य पर 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निरंतरता का मामला उठे तो फैसला कौन लेगा? यदि किसी विधानसभा सदस्य के पद 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निरंतरता का मामला उठे तो फैसला कौन लेगा? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या विधान परिषद का सभापति? क्वेश्चन नंबर 30। इसका सही जो आंसर है विधानसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक? इसका सही जो आंसर है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, और इसकी नियुक्ति जो है राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण पर आधारित है कि अभिकथन है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। कारण है इनकी पुनः नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है। तो इसे कौन सा कथन जो है इसमें सही होगा?
तो इसके सही आंसर जो है कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या नहीं करता है बस, बाकी इसके दोनों कथन जो है वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि यह संवैधानिक या एक संवैधानिक संस्था है, इसका गठन संस्थानम आयोग की सिफारिश पर या समिति की सिफारिश पर किया गया था। और तीसरा है केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है, या फिर सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 33। सबसे पहले संस्थानम आयोग का गठन कब हुआ था? तो संस्थानम आयोग का गठन जो है वो 1962 से 64 1962 और 64 का कार्यकाल है, ठीक है, 1962 और 64 में, जिसका उद्देश्य था कि केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार कैसे रोका जाए। इसी की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था। आयोग की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था, ठीक है। तो ये पहला ये कथन सही है। यह एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2003 में इसे संवैधानिक दर्जा संस्थान के सतर्कता आयोग को मिल गया था। तीसरा है केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल 4 वर्ष 65 वर्ष है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार जो इसके सारे कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत असम को विशेष राज्य का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के तहत असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान? ऑप्शन है अनुच्छेद 371, 371 ए, 371 डी या 371 बी। इसका सही आंसर जो है वो आपका है 371 बी, क्योंकि 371 में सही आंसर जो है वो है 371 जो है वो असम के लिए है। असम के लिए अनुच्छेद 371 बी। अनुच्छेद 371 जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए, जिसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 371 जो डी है वो आंध्र प्रदेश के लिए है, आंध्र प्रदेश के लिए। और 371 जो ए है, 371 ए है वह आपका नागालैंड के लिए, नागालैंड के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पंचायती राज की समितियों को गठन के अनुसार कार्यक्रम के अनुसार आपको करना है। जीवीके राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एमएल सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति। तो इनका कौन सा इनका कार्यकाल के अनुसार इनको सम्मिलित करना है। तो जीवीके राव समिति बलवंत राय मेहता का समिति का गठन हुआ था 1957 में, ठीक है। जीवीके राव अशोक मेहता का समिति 1977 में, अशोक मेहता का समिति का गठन 1977 में। जीवीके राव का समिति का गठन 1985, एलएन सिंघवी समिति का गठन 1986। तो इस आधार पे आप सम्मिलित कर सकते हैं कि कौन संस्था बनी थी। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी, 2 1 2 4 1 3। इसका सही आंसर बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 92वें संवैधानिक अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं भाषा में नहीं 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई थी? नहीं जोड़ी गई थी। ऑप्शन है बोडो, संथाली, मैथिली या मणिपुरी। इसका सही आंसर है कि 8वीं अनुसूची में जो कुल मिला के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं। प्रारंभ में जो शुरू संविधान लागू हुआ था तब केवल 15 भाषाएं थी, सॉरी 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई,
1967 में 21वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, फिर 92वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा, जिसमें मणिपुरी शामिल नहीं है, क्योंकि बोडो, डोगरी, मणिपुरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी, इसमें मणिपुरी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, सहकारी समितियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि 97वें संवैधानिक संशोधन 2000 के द्वारा सहकारी समितियां बनाने का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। और दूसरा है कि किसी सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या 11 से अधिक नहीं होगी। केवल एक कथन सही है, केवल 2 सही है, दोनों गलत हैं या दोनों सही है या दोनों। क्वेश्चन नंबर 37। इसका असत्य का उत्तर है, पहला जो कथन है वो पूर्णतः सही है और दूसरा कथन जो है वो पूर्णतः गलत है, क्योंकि किसी सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या 11 से अधिक नहीं होगी। यहाँ जो सही आंसर है वो है 21 से अधिक नहीं होगी, ना कि 11 से। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो जो है वो असत्य है और पहला जो है सत्य है। क्वेश्चन के अनुसार पूछ क्या रहा है कौन सा असत्य है, तो बी ऑप्शन जो है वो असत्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं करता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सांसद, विधायक या फिर मेयर? कौन नहीं करता है? निम्नलिखित में से किस एक का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं करता है? राष्ट्रपति, सांसद, विधायक या फिर मेयर? इसका सही जो आंसर है कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है या फिर स्वतंत्र अखिल भारतीय संस्था है, और इसका वर्णन जो है वो आर्टिकल 324 में दिया गया है। इसको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन की जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। यह और जबकि पंचायतों और निगमों की जानकारी की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को दी गई है, जबकि इसलिए मेयर जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग का विषय है, ना कि भारत के निर्वाचन आयोग का। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण पर आधारित है। पहला कथन है कि मुख्य निर्वाचन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है। और दूसरा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 39। इसके अनुसार जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है, तो यह कथन जो है वो पूर्णतया गलत है। अब कथन गलत है क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण नहीं करते हैं, उसे उसी रीत के द्वारा हटाया जा सकता है जिस रीत पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और दूसरा क्या है, मुख्य निर्वाचन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए दूसरा कथन जो है वो पूर्णतया सही है। इसलिए 39 का डी जो ऑप्शन है वो आपका सही है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल कहा जाता है? भाग संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, प्रश्नकाल के पहले का समय या संसदीय कार्यवाही के उत्तरार्ध का समय कि शून्यकाल किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों में जो प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है, उसे शून्यकाल कहते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन राज्यसभा के एक समान सीटों का प्रतिनिधित्व करता है? एक समान सीटों का प्रतिनिधित्व करता है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, उड़ीसा। उड़ीसा क्योंकि निम्नलिखित राज्यों में से कौन राज्यसभा में एक समान सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? एक समान सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जब क्योंकि आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तीनों राज्यों में 11-11 लोकसभा सीटें हैं, सॉरी राज्यसभा सीटें हैं। फिर उड़ीसा में 10 राज्यसभा सीटें हैं और 10 राज्यसभा सीटों वाला एक और राज्य है जिसका नाम राजस्थान है। मतलब आंध्र प्रदेश में 11 हैं, गुजरात में 11 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 11 हैं और उड़ीसा में और राजस्थान में 10-10 लोक राज्यसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के बारे में कथनों पर विचार करें। पहला इसमें जो कथन है वो है, राज्यसभा का इस समिति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। दूसरा, समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और तीसरा, कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं चुना सकता। इसमें जो कथन तीनों में से कौन सा असत्य है उस पर चुनना है, केवल 2, 2 और 3, केवल 3 या फिर 1 और 3। इसका सही, इसका जो असत्य कथन है कि राज्यसभा में इस समिति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, प्राक्कलन समिति के बारे में। इसका सही आंसर है केवल 2। लोग केवल 2, तो इसका सही आंसर ए है, इसका है केवल 2, क्योंकि समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नहीं की जाती है, कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उसमें से किसी के द्वारा की जाती है, ना कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें हटाया जा सकता है केवल राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या निम्नलिखित में से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है कि राज्य मानवाधिकार के आयोग की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इसे केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है और नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। मतलब की है, नीति आयोग एक गैर वैधानिक निकाय है और नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, दोनों या दोनों नहीं? तो नीति आयोग के बारे में दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। पहला है, विश्व में सर्वप्रथम
लोकपाल संस्था की कल्पना स्वीडन में की गई। और दूसरा है भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष या पीसी घोष हैं। लोकपाल अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य कथनों का चयन करिए। केवल 1 और 2, केवल 2, 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले लोकपाल संस्था की कल्पना स्वीडन में की गई और स्वीडन में ये पहली बार इसकी स्थापना 1809 में हुई थी। 1809 में स्वीडन में इसकी स्थापना की गई थी। तो पहला कथन जो है वो पूर्णतया सही है। दूसरा है भारत के प्रथम लोकपाल जो हैं वो पिनाकी चंद्र घोष हैं। ठीक है। तीसरा लोकपाल अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष। तो यह क्वेश्चन गलत है क्योंकि लोकपाल अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष नहीं, 5 वर्ष और 70 वर्ष। इसलिए केवल ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है, बाकी जो है वो अन्य गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस में यह वर्णित है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। आर्टिकल 163, 164, 165 या फिर 166। इसका सही जो आंसर है वो आपका है 163। 163 में कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। कौन भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। इसका सही जो आंसर है वो है सी, क्योंकि उच्च न्यायालय के वेतन जो हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। इसलिए सी ऑप्शन भारत सही है क्योंकि उच्च न्यायालय का वेतन जो है वो राज्य की संचित निधि से दी जाती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया। 1990, 1989, 1969 या 1992। इसका सही जो आंसर है वो है 1992। 1992 में 70वां संवैधानिक संशोधन 70वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग अनुच्छेद केंद्र राज्य के विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है। ऑप्शन है भाग 10 अनुच्छेद 245 से 255, भाग 12 255 से 265, भाग 10 अनुच्छेद 230 से 250 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है भाग 11 का 245 से 255। ये हमारा सही आंसर है। यहाँ पे विधायी संबंधों की केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा की गई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री और उप मंत्री भी शामिल होते हैं और मंत्रिपरिषद केवल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को की एक परिषद होती है। सही कथन चुनना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है कि दोनों कथन जो है वो गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल जो है वो केवल कैबिनेट मंत्रियों से बनती है। ठीक है। और मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री भी शामिल होते हैं। तो इस प्रकार कैबिनेट मंत्री जो है, कैबिनेट मंत्री जो मंत्रिमंडल होती है उसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं और मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी शामिल होते हैं। तो ये थे आज के हमारे 50 पॉलिटी के क्वेश्चंस। बाकी के